बच्चों, आज हम लोग भूगोल का चौथा पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है बाह्य प्रक्रियाएं भाग 2। इसके पहले आपको जो पढ़ाया गया पाठ वह था बाह्य प्रक्रियाएं भाग 1। इस पाठ के अंतर्गत कारकों के अपक्षरण, वहन और निक्षेपण कार्य के विषय में आपको पढ़ना है, जिसमें नदी के कार्य और भूरूप, हिमानी के कार्य और भूरूप, पवन के कार्य और भूरूप, समुद्री लहरों के कार्य और भूरूप तथा भूजल के कार्य और भूरूप के विषय में पढ़ना है। कारकों के अपक्षरण, वहन और निक्षेपण कार्य क्या है? बहता जल जैसे नदी, हिमानी, पवन, समुद्री लहरें और भूजल से ये सभी कारक अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं। अपक्षरण का मतलब चट्टानों का कटना, वहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, निक्षेपण किसी एक स्थान पर जाकर एकत्रित होना। ये जो है ये अपक्षरण, वहन और निक्षेपण कार्य कहलाता है। कारकों के इन कार्यों के कारण भूपृष्ठ में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और उससे नए नए भूरूप तैयार होते रहते हैं। पाठ के प्रारंभ में ही आपको इसमें जो दिया गया है खनन मीन्स अपक्षरण कार्य के कारण मुख्यतः भूपटल का क्षरण होता है, जो इसके पहले वाले पाठ में आपको पढ़ाया जा चुका है। खनन कार्य से बनी जलोढ़ मिट्टी के कारकों द्वारा बहाकर ली जाती है। कारक की गति जैसी होती है, अगर मंद गति है तो निक्षेपण कार्य, कारक की गति मंद होने पर उसका निक्षेपण होता है। और इस पद्धति से बहता पानी अर्थात नदी, हिमानी, पवन, सागर की लहरें और भूजल के कारक अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं और इससे नए नए भूरूपों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौगोलिक स्पष्टीकरण। प्राकृतिक रूप से संचित हुआ पानी, जैसे जब वर्षा होती है तो पानी कहीं ना कहीं एकत्रित होता है, उसी को संचित कहा जाता है। संचित हुआ पानी का बहाव गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण भूपृष्ठ पर ढलान की दिशा में बहता है। जैसा कि आप जानते ही हो, पानी का बहाव उसी दिशा में होता है जिधर भूमि का ढलान होता है और स्वयं अपना मार्ग बनाता है। यह जो प्रक्रिया होती है इसे जल प्रवाह कहा जाता है। ऐसे अनेक जल प्रवाह एकत्रित होकर आने पर नदी की निर्मित होती है। जब ऐसे बहुत सारे जल प्रवाह आकर एक जगह मिलते हैं तो उससे नदी का निर्माण होता है और उसी को नदी कहते हैं। भूप्रदेश की ढलान, चट्टान का प्रकार, नदी से बहने वाले पानी की मात्रा और गति, प्रवाह की लंबाई, नदी की जलोढ़ मिट्टी की मात्रा आदि घटकों पर नदी का खनन, वहन और निक्षेपण कार्य जो होता है वह निर्भर होता है। तो हम लोग नदी का खनन कार्य सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। नदी का खनन कार्य, नदी के तेज प्रवाह, उसकी रेत तथा कंकड़ पत्थर और उसमें आकर मिलने वाले उप प्रवाहों के कारण नदी के तल और किनारों पर खनन होता है, अर्थात उसका क्षरण होता है। और अपक्षरण जो होता है उसके कारण अनेक भूरूपों का निर्माण होता है, जैसे गंभीर खड्ड, वी आकार की घाटी, जलप्रपात आदि तरह के भूरूप तैयार होते हैं। फिर आता है नदी का वहन निक्षेपण कार्य। नदी के पर्वत की तलहटी में नदी की गति धीमी होने के कारण वहाँ नदी की जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है। नदी का बहाव इतना कम होता है कि वह अपने साथ जो वर्ज्य पदार्थ लेकर आती है
वह कहीं एक जगह पर निक्षेपित कर देती है और उसका परिणाम यह होता है कि पंखाकृत मैदानों का निर्माण होता है। नदी की जलोढ़ मिट्टी उसके पात्र और किनारे के प्रदेश में जमा होती रहती है और नदी के पात्र के आसपास बाढ़ तट, बाढ़ मैदान और मुहाने के भाग में त्रिभुज प्रदेश मीन्स डेल्टा प्रदेश जिसको कहा जाता है, डेल्टा प्रदेश आदि भूरूप निर्मित होते हैं। मंद ढलानों के कारण नदी की गति कम होती है और नदी की वहन क्षमता कम होने के कारण वह मंद गति से बहने लगती है। छोटी छोटी रुकावटों से भी मुड़ते हुए नदी का प्रवाह आगे चला जाता है। समुद्र के पास पहुँचने तक पाट जो होता है उसका किनारा जो होता है धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। नदी की जलोढ़ मिट्टी उसके पात्र में और उसके किनारों में संचित होती है। इसके आगे हम लोग देखते हैं इसमें बहुत सारी आकृतियाँ भी दी गई हैं। जैसे मैंने बताया पंख आकृति, वो आकृति यहाँ दी गई है, आप देख सकते हो। फिर है बाढ़ तट और मैदान दिया गया है। वी आकार की घाटी, डेल्टा प्रदेश, ये आदि आकृतियाँ इसमें दी गई हैं। आप इसको देख सकते हो और देखने के बाद आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं हिमानी के कार्य एवं भूरूप। जिस प्रदेश का तापमान द्रवणांक बिंदु से कम होता है ऐसे प्रदेश में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। हिमपात मीन्स बर्फ की वर्षा। हिमपात वर्षा के कारण भूपटल पर हिम की परत तैयार होती है। हिम के अति भार से, हिम का जो भार होता है वो ज़्यादा होता है, हिम परत भूपटल की ढलान से फिसलने लगती है। परत की सतह में जमीन के समीप का हिम दबाव और घर्षण के कारण जब ये बर्फ फिसलती है तो घर्षण की क्रिया होती है और दबाव का निर्माण होता है। तो ऐसे में हिमानी अत्यंत धीमी गति से ढलान की दिशा में सरकने लगती है और नदी की इस तरह ही हिमानी भी अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करता है जैसे नदी। इसके पहले नदी के बारे में आपने देखा, अपक्षरण कार्य होता है, वहन होता है, निक्षेपण होता है। उसी तरह से हिमानी का भी कार्य है। हाँ, हिमानी की गति बहुत धीमी होती है। हिमानी का क्षरण कार्य, गति कम होने पर भी बर्फ का घनत्व अधिक होने से हिमानी अपने तल और कगार का क्षरण कार्य अधिक मात्रा में करती है। हिमानी के क्षरण कार्य से क्या क्या निर्माण होता है? हिमगह्वर, शूकूट और हिम गिरिशृंग, यू आकार की घाटी, लंबित घाटी में लटकती घाटी, मेघशिला आदि तरह के भूरूप तैयार होते हैं। अभी देखो इसमें गिरिशृंग दिया गया है, आप देख सकते हो, उसकी आकृति दी गई है। हिमानी का वहन और निक्षेपण कार्य। हिमानी बहते समय अपने साथ कांप की मिट्टी बहाकर लाती है। इस मिट्टी को हिमोड़ कहते हैं। हिमोड़ के संचयन, एकत्रित होना, संचयन स्थानानुसार भू हिमोड़, कौन कौन से हिमोड़ का निर्माण होता है? भू हिमोड़, पार्श्व हिमोड़ और मध्य हिमोड़। इसके अलावा एक हिमोड़ और है जिसको हम अंत्य हिमोड़ कहते हैं। तो इस तरह से 4 हिमोड़ों की निर्मिति होती है। हिम नदी के निक्षेपण प्रक्रिया से हिमोड़ गिर, हिमोड़ कटक जैसे भूरूप भी तैयार होते हैं। नीचे आकृति आपकी दी गई है हिमोड़ और उसके प्रकार, आप इसको देख सकते हो। इसके बाद यू आकार की घाटी जो मैंने आपको बताया,
यू आकार की घाटी है। फिर हिमोड़ में पार्श्व हिमोड़, मध्य हिमोड़, ये आप देख सकते हो। हिमोड़ गिरी है, हिमोड़ कटक है, मेघशिला है, लंबित घाटी है आदि। इसमें जितने भी नाम बताए गए सबकी आकृतियाँ दी गई हैं। इनको आप देख के अच्छी तरह से समझ सकते हो। आज इतना ही, आगे दूसरे भाग में। धन्यवाद।